चलिए, आज हम पहली चीज तो आप लोगों ने जब ग्रुप लिखे होंगे, जब सर ने लिखाया होगा तो उसका एस्टैब्लिश डेट ईयर आप सभी को मेंशन करा दिया गया होगा और उसमें कौन कौन से आपके आर्टिस्ट इंक्लूड थे वो भी सारे नाम मेंशन होंगे। कम से कम 12 आर्टिस्ट आपके होंगे, जिसमें एक यामिनी राय है। तो यामिनी राय को मैंने पहले बंगाल उसमें कोलकाता ग्रुप में लिखवा दिया गया था। कोलकाता ग्रुप में नहीं, बंगाल आर्टिस्ट जब मैंने लिखवाए थे तो उसमें लिखवा दिया था। तो इसमें से एक आर्टिस्ट आपका लेस होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे बीसी सान्याल से। पहली चीज, इस ग्रुप का स्थापना कब हुआ? आप सभी को पता है कि 25 मार्च 1949 में। ओके, 1949 में इस ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहा जाता है कि बीसी सान्याल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं यामिनी रंजन राय का भी नाम आता है। ये आप लोग थोड़ा सा इसमें यामिनी राय और धनराज भगत आपके इसमें सचिव का आपका मतलब एज ए सेक्रेटरी का रोल किया है। यामिनी रंजन राय, बीसी सान्याल, अधिकतर बीसी सान्याल रहता है। इवन आप ऑप्शन में देखिएगा, ठीक है, अगर यामिनी राय होंगे तो बीसी सान्याल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं होगी। आज बहुत गर्मी है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं बीसी सान्याल से। एक मिनट। चलिए, बीसी सान्याल। वैसे ही शॉर्ट में नोट्स हम डेवलप करेंगे अपने जन्म, मृत्यु और शिक्षा, पुरस्कार। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप इनको वयोवृद्ध कला आचार्य या कलाकार के रूप में जाना जाता है। जन्म इनका 1902 में असम डिब्रूगढ़ में हुआ था। इनका मृत्यु 2003 में है, ठीक है। तो ये एक तरीके से शताब्दी कलाकार भी हुए। 100 साल जीवित रहने के कारण कला सम्राट की उपाधि इनको मिली। वयोवृद्ध कलाकार के नाम से जाना जाता है। और आपके दिल्ली आर्ट्स कॉलेज में, ये पॉलिटेक्निक आर्ट्स कॉलेज में शिक्षक के पद पे कार्यरत रहे थे। मुख्यतः आपके ये कलाकार यानी चित्रकार में आते हैं, लेकिन इन्होंने एक मूर्ति मतलब एक या मूर्तियां बनाई है, लेकिन मुख्यतः आप ये याद रखिएगा चित्रकार की श्रेणी में आते हैं। इनका एक वर्टिकल वुमेन जो है आपके चंडीगढ़ संग्रहालय में, जो कि बहुत फेमस है और ये में भी पूछी जा सकती है। इन्होंने एक बर्स्ट फिगर बनाया है लाजपत राय जी का, ठीक है। तो ये कुछ इनकी मूर्तियां, लेकिन मुख्यतः जाने जाते हैं चित्रकार के रूप में। तो इनका जन्म लिखिए 1902, असम डिब्रूगढ़। असम। मृत्यु 2003। शिक्षा इनकी आप समझिए कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से हुई है। इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैक्सिमम आर्टिस्ट आपके विस्थापित होकर, मतलब जितने भी कलाकार हैं वो एक विस्थापन के द्वारा यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। जिसमें कि जो सतीश गुजराल है, उनका एक उनकी जितनी भी पेंटिंग्स अगर आप देखोगे ना, तो बहुत जैसे दुखी अवस्था के जो नेम आप जैसे कि विलाप हो गया, डेसिडेशन हो गया, और इन्होंने जितने भी बनाए सब मतलब दुखी एक तरीके से, जैसे कि परेशान, जितने भी नाम है वो सब इसी अवस्था में है। तो उस तरीके से डिनोट किया, जैसे कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा विषाद, विषाद कलाकार या विषाद जो क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में अगर वर्ड हम समझते हैं तो डिप्रेशन के जो चीजें होती हैं, पेंटिंग्स होती है, उसके लिए हम अमृता शेरगिल को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव की महिलाओं को लिया था, उन्हीं को मॉडलिंग बना के या मॉडल बना के उनकी कलाकृति को उतारा था। तो वैसे ही भाव डेवलप हुए थे। लेकिन इन्होंने भी जितनी भी पेंटिंग्स है उसमें दुख और दर्द की भावना ज्यादा है सतीश गुजराल में। या आप ये समझिए कि विस्थापन के द्वारा जो भाव उत्पन्न हुए उसके द्वारा इन्होंने अपनी कलाकृतियों को बदला, या जिस तरीके से जब आप उसको आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आप हम सतीश गुजराल को समझेंगे, ठीक है। अभी हम बीसी सान्याल के बारे में जानेंगे। इन्हें सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए कला सम्राट की उपाधि। कला सम्राट की उपाधि, शताब्दी कलाकार, यहाँ सबसे पहले पुरस्कार, पुरस्कार में 1984 में इनको पद्म भूषण मिला। 1984
अवार्ड्स आप तभी याद करिएगा जब आपका मैक्सिमम लर्न हो जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी में ही आप फोकस करिएगा, अदरवाइज इतने अवार्ड्स पूछे नहीं जाएंगे। जो मेन मेन है जैसे कि केजी सुब्रमण्यम का हो गया, रविन्द्रनाथ जी का हो गया, जो फेमस आपके अवार्ड्स होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नाइनटीन 93 में अवन गवन, कौन सी गवर्नमेंट देती है, मैसेज करिए, बाद में लिखूंगी। नेक्स्ट है 1960 टू 1969 में इनको सचिव राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का बनाया गया था। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के सचिव पद पर रहे। ठीक है, रागिनी कोलकाता, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट इनका पॉइंट आता है, इन्हें कला सम्राट व वयोवृद्ध कलाकार एवं शताब्दी कोलकाता गवर्नमेंट देती है, एवं शताब्दी कलाकार के नाम से जाना जाता है। इनकी एक मूवी भी है, आप लोग नेट में डाल के सर्च करिएगा, डांस ऑफ विंड्स। अगर आप लोग पहले के सीरियल आपको याद होंगे, आता था शांति, उसमें एक बहुत ही स्लिम ट्रिम लेडी थी, मे बी मिसेस कलसी के नाम से बहुत फेमस थी उस टाइम पे, वो इस मूवी पे एज अ हीरोइन है। जब आप गूगल में सर्च करोगे ना तो इनका मूवी आएगा, उसमें इनका एक रोल है, डांस ऑफ द विंड मूवी है। डांस ऑफ द विंड मूवी में कलाकार के रूप में कार्य किया। इनकी मुख्य कलाकृति ग्राम्य जीवन पर आधारित है। मुख्यतः कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब हम आते हैं इनकी पेंटिंग्स में।
द फ्लाइंग बिजूका। बिजूका रिटर्न किसकी है? मैसेज करिए। द फ्लाइंग बिजूका। बिजूका रिटर्न्स किसकी है? रागिनी। बिजूका रिटर्न अर्चना सोनकर, रिप्लाई करिए। शिव मुखाकृति। गोल मार्केट के भिखारी। के भिखारी। सिंपल भिखारी। निजामुद्दीन मेले में। निजामुद्दीन मेले में। ये पेंटिंग्स है, ठीक है। रिप्लाई किया अवधेश मिश्रा जी। अभी इनकी नई एक पेंटिंग आई है, ठीक है, जिसका नाम है झोंझ। ठीक, अवधेश मिश्रा जी की एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है झोंझ, ये मेंशन कर लीजिए, क्योंकि अभी एक आर्ट एग्जीबिशन अपने कानपुर में हुई थी। डीएवी के एक डॉक्टर साहब हैं, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, अभय सर, ठीक है, उनके उनके अभी आर्ट गैलरी है, वहां पे उनकी एग्जीबिशन लगी थी। तब वहां पे कैटलॉग जो सर को मिला था उसमें ये पेंटिंग छपी है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। मे बी जब लास्ट टाइम उनकी कुछ पेंटिंग्स पूछी गई हैं, अभी मेरे पास कैटलॉग नहीं है, वरना मैं आपको पेंटिंग भी दिखाती। ठीक है, तो ये नया वर्ड है झोंझ, नई पेंटिंग है, और जो सीरीज में कन्वर्ट हुई इसमें मतलब एक डॉगी भी झांक रहा है और एक अजीब तरीके का पीछे बिजूका भी बना है, मतलब उसी की सीरीज है जिसका नाम है झोंझ, मिस्टर अवधेश मिश्र। ठीक है, निजामुद्दीन मेले में हुमायूं के मकबरे या हुमायूं का मकबरा। कपोत व महिला। कपोत व महिला, ठीक है, इन्होंने वर्टिकल वर्टिकल वुमेन मूर्ति, जो कि बलुए पत्थर पत्थर पर बनी है, वर्तमान में वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट इनकी एक मूर्ति है लाला लाजपत राय। बस्ट फिगर, ठीक है, ये आपकी मे बी नगमा में होनी चाहिए। बस्ट साइज मूर्ति है या फिगर है। बस्ट साइज जो आपका आवाक्ष प्रतिमा होता है। हुमायूं का मकबरा अष्टभुजाकार है जी, सही है, अष्टभुजाकार है।
ठीक है, ये आपका हो गया बीसी सान्याल। इसमें एक पॉइंट और ऐड करिएगा, ये उपाचार्य तो रहे हैं मेयो आर्ट्स कॉलेज में, साथ ही आपके दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं 1953 से 60 तक। इसी के नीचे मेंशन कर लीजिए 1953 टू 1960 तक दिल्ली पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक रहे। मेयो आर्ट्स कॉलेज में 1929 से 36 तक उपाचार्य रहे। ठीक है, ये आज ये टॉपिक बीसी सान्याल फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृष्ण कंवल। अभी मैं लिख रही हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, बेटर, मैं भी जरा सेकंड फोन में देख लूं। सही है। कृष्ण कंवल, कृष्ण कंवल कौन थे, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ठीक है, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है। इनके एक ही दो क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि इन्होंने किस चीज का विकास किया है। आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने क्या बनाया था, कोलाज। ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम जिंक प्लेट पे बनाया था। ठीक है, और कृष्ण कंवल एक ऐसे आर्टिस्ट है इस ग्रुप के, जो आप समझिए कि एक ये कला एक पृथक कला है, डिफरेंट आर्ट है। ठीक है, तो इसलिए भी याद रखिएगा, इन्हीं की वाइफ देवयानी कृष्ण भी हैं जो इसी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। अब आप समझिए, कृष्ण कंवल 1910 मॉन्टगोमरी में पैदा हुए थे। अगर आप लोग को याद होगा, सिंधु की सभ्यता वाले में आपने मॉन्टगोमरी पढ़ा है। और देवयानी कृष्ण का जन्म इनसे ठीक 8 साल बाद, इनका 1910 है, उनका 1918 है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा को रिलेट करके याद किया करिए। एक मिनट बस रुकिए, आज गर्मी बहुत है भाई। उन्नीस 1910 मॉन्टगोमरी में पैदा हुए थे। जिंक प्लेट का जो इन्होंने सर्वप्रथम यूज किया था कोलाज विधि के लिए, जिंक प्लेट थी। 1948, अब आप समझिए 49 में ये ग्रुप डेवलप हुआ है। उससे संबंधित इन्होंने 1948 में युद्ध हुआ था कश्मीर के बीच में, तो उसके चित्र इन्होंने बनाए हैं। अभी एक नेट में क्वेश्चन आया था, सूरज का था, जमा हुआ सूरज नहीं, काला सूरज, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोग इसके साथ साथ फिगर भी जरूर देखिएगा कि किसने, ये तो चलिए कि कोलाज से रिलेट करता है, लेकिन वो एक बाकायदा आपकी मूर्ति थी, स्कल्पचर्स था। तो ये जो बर्ड्स आते हैं ना, सूरज वाला जो चित्र है, ये बहुत ज्यादा जमा हुआ सूरज, सिवरिंग सन हो गया। और इनका एक बहुत ही इंटीग्रेलियो में फेमस एक चित्र है आपका, बर्थ ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का जन्म। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट, जब भी आप सीरीज पढ़ते हैं, पेंटिंग्स के नाम पढ़ते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंट अगर होता है ना, तो उस चीज को जरूर याद किया करिए, उसको अंडरलाइन किया करिए। ये आपका दूसरे जो स्टूडेंट है जो इस तरीके से नहीं पढ़ रहे, उनसे आपको कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे लेके जाएगा। वो इसलिए कि कभी कभी आप समझिए, जब मैंने ये अवधेश जी की झोंझ था ये जो, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका मीनिंग क्या होता है। फिर उसमें मैंने देखा कि वो एक टेलर बर्ड का घोंसला है। ठीक है, लेकिन वहां पे बर्ड का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। जब आप उसको नेट में सर्च करेंगे ना, तब देखेंगे कि वो एक घोंसले की तरीके से बना हुआ है। और टेलर बर्ड दुनिया की सबसे अच्छी बर्ड है जो अपना घोंसला अपने आप से
सिलती है, ठीक है। और उसका जो आपने अगर उसका नेस्ट के बारे में अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे से बनाती है कि ऊपर से देखने के लिए उसका एंट्री पॉइंट ये होता है, लेकिन यहाँ से एक हल्का सा पार्ट निकला होता है जिसके अंदर उसके एग्स वगैरह रहते हैं और उसकी जाने की जगह रहती है। तो आप ये समझिए कि वो एक ऐसा मतलब पक्षी है जो अपने घोंसले को बहुत अच्छे से बनाता है। नहीं दीदी आवाज नहीं आएगी अगर फैन चला लूंगी तो। एक चल रहा है, ठीक है। हमारे इस टाइम पे मम्मी अम्मी सब लोग एसी बंद करके बैठे क्योंकि सेकेंड यूनिट भी यहाँ लगी तो उसका भी वॉइस आता है। ठीक, चलिए अब हम लिखते हैं कृष्ण कंवल के बारे में। जन्म 1910, मॉन्टगोमरी। मैसेज करके कोई बताए मॉन्टगोमरी सिंधु सभ्यता में आपने कहाँ पढ़ा है। बारिश हो रही है लग रहा है ना। 1993 शिक्षा इनकी कोलकाता आर्ट्स कॉलेज। देखो मैं मिक्स करके लिखती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने हिसाब से आप लोग चेंज कर लीजिएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। मैं एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करती हूँ जैसे मुझे याद रहता है। हड़प्पा। अंजलि जी बहुत जल्दी जल्दी मैसेज करके रिप्लाई करती है, वेरी गुड। ठीक है। ग्राफिक कला की शिक्षा इन्होंने एटेलिये से ली है। वहां पे उस टाइम पे गुरु का नाम बताएं जिसको भी याद हो। एटेलिये के जो एटेलिये 17 का कॉलेज है ग्राफिक आर्ट का, उसके एक फेमस शिक्षक टीचर का नाम मेंशन करिए। आज अंजना जी नहीं है क्या। अंजना जी कहाँ है भाई आप, जल्दी रिप्लाई करिए। एटेलिये 17 कहाँ है, उसमें फेमस शिक्षक का नाम। वेरी गुड। रागिनी विलियम हेटर। और एटेलिये 17 कहाँ सिचुएटेड है, पेरिस। वेरी गुड दीदी। ये जो क्वेश्चन जो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि लास्ट टाइम अगर आप लोग नेट के पेपर पढ़ोगे ना तो उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपकी गैलरीज हैं। वेरी गुड अर्चना। तो वो गैलरीज मैंने आपको बोला था, बहुत पहले ही बोला था कि एक पेपर मेंटेन करिए। आप अपने जो भी गैलरीज है उसके नाम भी मेंशन करते चलिए। तो इससे आपका क्या एक सिलेबस के अंतर्गत आपकी चीजें कहीं ना कहीं हद तक कंप्लीट हो जाएगी। और जब रियलिटी है जब उसको आप पेज टर्न करोगे ना तो वो जरूर नजर में पड़ेगा और उसको आप याद कर लोगे। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आप अपने अंदर थोड़ी सी चेंजमेंट लाके उस चीज को पूरा कर सकते हो। क्योंकि ये जो सेक्शन है ना ये मे बी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, इवन जब क्लास रनिंग कंडीशन में होगा हिस्ट्री और आर्टिस्ट के बाद मे बी गैलरीज में ना लिखा पाऊँ, या आपको जो आप लोगों के पास बुक्स वगैरह है उसमें लिखी होगी, तो ये आप लोग खुद थोड़ा थोड़ा सा एक एक स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आपके पास कंटेंट की भरमार हो जाएगी। लास्ट टाइम पूछा गया था टेट आर्ट गैलरी, ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था और गलत हुआ क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलोगे। गीता बेटा इतना लेट तुम ज्वाइन क्यों करती हो। अभी मैंने सिर्फ एक लिखाया है, बीसी सान्याल। नेक्स्ट आपका दिल्ली आर्ट्स ग्रुप का कंसीडर हो रहा है, ग्रुप नंबर सेकंड आर्टिस्ट है कृष्ण कंवल। ठीक है, उसके बारे में मैंने 3 लाइनें लिखाई है, पहले के लिए एक पेज ड्रॉप कर दीजिए। पहले के लिए एक पेज ड्रॉप करिए और एक पेज एक्स्ट्रा जैसे कि हम लोग कंटेंट लेके चलते हैं उसमें जो भी आपको मिलता है वो आप वहां पे अपना लिख लीजिएगा। ठीक है। कृष्ण कंवल ग्राफिक कला शिक्षा इन्होंने ली है, ग्राफिक कला शिक्षा एटेलिये एटेलिये 17, ठीक है, जो कि आपका पेरिस में। किससे ली है, विलियम हैकर। शिक्षा ली। अभी भी लाइट अब तो नहीं, लाइट है। सर जी आ गए थे, कोई नहीं।
दिख रहा है? हाँ, मैं भी सेकंड फोन साथ में लेके चल रही हूँ, इसलिए दिख रहा है। मार्कर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज कर ले रही हूँ। पत्नी इनकी देवयानी कृष्ण, ये भी एक ग्राफिक कलाकार के रूप में जानी जाती है इनके साथ। मोटे वाले जो है ना, उससे थोड़ा सा बेस्ट दिखता है। सदस्य रहे हैं राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के सदस्य। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी 1976 में। शिक्षक दिल्ली आर्ट्स कॉलेज में शिक्षक पद पर कार्यरत रहे। कोलाज विधि को विकसित किया। कोलाज विधि के लिए सर्वप्रथम जिंक प्लेट का प्रयोग किया या यूज किया। नाइनटीन 48 में कश्मीर युद्ध के कुछ चित्रों को बनाया। जब ये कश्मीर या एक जैसे वर्ड आते हैं, सेम वर्ड आते हैं, जैसे रजा वाला भी था कश्मीर की एक गली, इसी में एक आएगा अभी इन्हीं का है केव मॉनिटरी, और राम कुमार का लद्दाख मॉनिटरी है। एक मिनट रुकिए। हाँ गीता बताइए। हेलो गीता बताइए। ठीक ठीक है, ओके, कोई नहीं, चलो। ठीक है, केव मॉनिटरी इनका है, लद्दाख मॉनिटरी, लद्दाख मॉनिटरी आपका राम कुमार का है। अब इन सब चीजों में कुछ थोड़ा सा सिक्स सेंस आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि जैसे कि आपके राम कुमार है, अधिकतर घाट के चित्र बनाए। जैसे इसको मैंने लर्न किया था, तो एक तरीके दैट मीन ये सिर्फ घाट के चित्र बनाते थे, बनारस के घाट। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए, जब ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बना तो उसमें बनारस के घाट के लिए मनु बारिक को जाना गया। ठीक है, और तो ये जो सारी चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उस टाइम पे सिर्फ प्रेशर होता है कि हमें किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन या ये एग्जाम क्रैक करना है और कहीं से भी कोई भी गलती ना हो जाए। तो जब आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगता है तो आप उस वर्ड के आगे जो सेकंड आपका है लर्न किया हुआ, जो मैच होता है और मैच होने के बावजूद भी आप मिसमैच कर देते हो,
तो उसको यहाँ पे पेंसिल से, पेन से, जैसे आपको सुविधा हो यहीं भी मेंशन कर लिए। तो जब आप इस लाइन को पढ़ोगे तो वो सेकेंड लाइन आपको अपने आप से नजर आएगी और आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, आप जैसे राम कुमार का बनारस के घाट है और आपके मनु पारिक का है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा ये भूलेगा। ठीक है, क्योंकि राम कुमार अगर आएंगे तो मनु पारिक नहीं पूछे जाएंगे, मनु पारिक पूछे जाएंगे तो राम कुमार नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ ट्रिक हैं, कुछ आपके शब्द हैं जिनसे आप चीजों को आप याद कर सकते हो। जैसे कि एक आप जब मुगल में पढ़ते हो तो जैसे उपाधियों में कंफ्यूजन होती थी, ये मसर क्या मंसूर को जो मिली है, तो इस तरीके से। तो ये एक ट्रिकी चीज है जो थोड़ी सी कॉमेडी लगती है कि आपने ऐसा लर्न किया, लेकिन आपको जैसे अपभ्रंश में याद होता है, आपका मैटर ये नहीं करता है कि आपके वर्ड्स ठीक है या नहीं ठीक है, आपके वहां पे आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। आप कैसे याद कर रहे हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे अपने रूम में घंटों बैठ के पढ़िए, ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आपका सबसे ज्यादा जो करीबी होगा ना वही आपको हर्ट कर देगा कि लोग पढ़ते तो थे और फिर भी नहीं हो पाया। और ऐसा हर बार होता है, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है जिससे मन दुखी हो जाता है और बहुत सारे लोग उस टाइम पे गिव अप भी कर देते हैं। ठीक, तो गिव अप ना करके अभी बहुत समय है, आप चीजों को बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करिए और उस चीज पे लग जाइए। अगर आप 5 घंटे भी निकाल रहे हैं ना तो सफिशियंट है। मैं नहीं कहती कि आप 8 घंटे पढ़ो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 घंटे में भी पूरा याद कर लेते, कुछ लोग 8-8 घंटे लेके किताबें बैठे रहते हैं। ठीक है, देखिए मैं पर्टिकुलर नहीं बैठ पाती हूँ, मैं अपनी चीजें बताऊं, मुझे कभी भी याद ही नहीं होता कि अगर मैं 3 घंटे लग के अगर बैठ लूंगी ना तो ऐसा लगेगा मैंने पूरा पढ़ लिया। तो आप ये समझिए कि जैसे आपको अच्छा लग रहा है, 15 मिनट में चाय पीनी है चाय पी लीजिए, काम करना है काम कर लीजिए। जैसे कोई भी चीज है, हम लोग महिलाएं हैं तो हम लोग को क्या रहेगा, पहले घर साफ कर ले, पहले किचन साफ कर ले, उसके बाद हम पढ़ने बैठे। और उसमें रियलिटी बहुत मन लगता है कि कहीं गंदा ना हो, ये भी साफ हो जाए, ये भी कोना साफ हो जाए। लेकिन अगर ये किताब लेके बैठेंगे तो दिमाग में 10 चीजें आएंगी। तो पहले जो आपके काम है जिससे आपका मन भटक सकता है उसको पहले खत्म कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अपनी चीजों को लिखने बैठिए, याद करने बैठिए। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर कश्मीर से रिलेट करके इवन अगर 2 या 4 वर्ड भी आपको सेम टाइम पे याद आ रहे, उसको फटाफट अपनी कॉपी में, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसी समय लिख लीजिए, तो आपको डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। ठीक है, अब हम इनके लिए आते हैं, युद्ध के लिए चित्रों को, कुछ चित्रों को बनाया। लैंग्वेज में पीडीएफ में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये हम अपने अकॉर्डिंग लिखाते हैं और जो नोट्स बनाए वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुक की लैंग्वेज का है। अब इनके हम आते हैं फेमस पेंटिंग्स में। देखिए, केव मॉनेटरी, नॉर्वे लैंडस्केप, जमा हुआ सूरज, कांटों का ताज, मठवासी, कश्मीरी युद्ध। इसमें की केव मॉनेटरी, जमा हुआ सूरज, मठवासी, कश्मीर युद्ध, ये आपके इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में आते हैं। इनका एक छापा चित्र है जो कि नेट में पूछा गया है, ला मिला रेपा। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट नाम है, ला मिला रेपा। और इनकी वाइफ ने, इन्होंने ये छापा बनाया, इसके बाद इनकी वाइफ ने ला मिला नृत्य बनाया, लामा नृत्य बनाया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहा है कि इनके हस्बैंड ने बनाया, उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने उस पेंटिंग को बनाया। अब हम आते हैं इनके छापा चित्र में, जो इनका बहुत फेमस है, ला मिला रेपा। छापा चित्र, ला
मिला रेपा एचिंग में है। एचिंग ऑन पेपर, सेंट मेडिटेशन, सेंट मेडिटेशन, बर्थ ऑफ लाइफ, ये इंडिगेरियो में है। ला मिला रेपा एचिंग, बर्थ ऑफ ओवरिंग स्पिरिट, ओवरिंग स्पिरिट, और एक इनका है शिवरिंग सन। सन यानी कपाता हुआ सूरज या कंपन करता हुआ सूरज। ठीक है, कृष्ण कमल का भी टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आते हैं शंखो चौधरी पे। ये जो ग्रुप है ना, इसका एक एक आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि शंखो चौधरी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन से आर्टिस्ट या कौन से कलाकार आपके दारे इस्लाम यूनिवर्सिटी जो कि तंजानिया में सिचुएटेड है उससे जुड़े हुए हैं। ये राजस्थान के पेपर में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत रेयर है जो अपना लोग पढ़ता है, लेकिन ये लाइन अगर आप गूगल में डाल के सर्च करोगे तो आता है। और मेरे ख्याल से रीता प्रताप या किसी एक बुक में भी कहीं एक छोटा सा पॉइंट ये मेंशन है, लेकिन जब हम पढ़ते तो हम लोग मोटी मोटी चीजें देख के रहते, लेकिन जब पेपर बनता है और अगर आपका एक टॉपिक आया तो आप ये समझिए वो क्वेश्चन वहीं से इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये एक ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने दार इस्लाम यूनिवर्सिटी में भी अपना जो शिक्षण कार्य होता है वो किया है, जो कि तंजानिया में पड़ता है। ये एक अलग लाइन है, ये अभी तक मुझे किसी बुक में नहीं मिली, और लेकिन जब ये क्वेश्चन में आया है, पेपर में पूछा गया है, तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, शंखो चौधरी इम्पोर्टेंट है। इनका जो जन्म हुआ था 1916 में हुआ था, बिहार के संथाल क्षेत्र में। शांति निकेतन में पढ़े हैं क्योंकि इनके गुरु आपके राम किंकर बैज रहे हैं। इनका प्रॉपर जो निक नेम चला है नर नारायण चौधरी के नाम से चला है। इनकी वाइफ है जो इरा चौधरी है, ये आपकी सेरेमिक आर्टिस्ट आती है। मैक्सिमम जब भी आप देखोगे ना तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो जितनी भी वाइफ्स है ना वो मैक्सिमम आपकी क्ले पॉटरी या आपके सेरेमिक से जुड़ी हुई है। बहुत रेयर है जो अलग विधा से जुड़ी हुई है और वो अधिकतर फेमस है। इरा चौधरी वगैरह के बारे में इतना पूछा नहीं गया है। ठीक है, इनकी जो सीरीज वगैरह है, इनका एक है पेंटिंग अरे मूर्ति शिल्प है इनका टॉयलेट आकृति, और एक सीटेड फिगर इनका बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये जो कुछ चित्र हैं ये पूछे गए हैं, ये आपके टीजीटी में नहीं पूछे गए, लेकिन नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और होप्स हो कि उसी से कुछ क्वेश्चन उठा के आपके टीजीटी या पीजीटी में पूछे जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप अपने साथ लेकर चलिए। ठीक है, जन्म 1916, मृत्यु 2005। शंखो चौधरी 1916, बिहार। संथाल क्षेत्र। किसी को याद हो 1916 में और किसका जन्म हुआ था? बहुत सारे हैं, किसी एक आर्टिस्ट का भी नाम मेंशन करिए मैसेज में जिसको भी याद हो। 1916 में एटलीस्ट टू आर्टिस्ट। 2005। शिक्षा इनकी है शांति निकेतन। शांति
निकेतन कला भवन। पत्नी इरा चौधरी। गुरु इनके कौन थे? एनएल बोस एंड राम किंकर बैज। वंदना शिखा यादव। वेरी गुड दीदी एंड वेरी गुड वंदना। और किसी ने रिप्लाई नहीं किया। पुरस्कार अब लिखते हैं इनके, इनका मूल नाम पहले लिख लीजिए। नर नारायण चौधरी। राम किंकर बैच के जो 3 आर्टिस्ट और थे, ठीक है, इनमें से किसने, इन तीनों, इसमें विनोद बिहारी मुखर्जी, एनएल बोस, राम किंकर बैच, किसने इन्हें खेपा बाउल के नाम से संबोधित किया गया था? खेपा बाउल के नाम से किसने संबोधित किया था राम किंकर बैच? ये क्वेश्चन का आंसर देंगी रागिनी। रागिनी इज देयर? रागिनी, किसने कहा था खेपा बाउल? केजी शुक्ला, वेरी गुड शिखा दीदी। श्री जी ने भी आंसर दिया, नीरज मजूमदार, वेरी गुड। ठीक है, अब हम इनके आते हैं पुरस्कार में। नाइनटीन 56, ठीक है, पहला अवार्ड इनका है 1956 नेशनल अवार्ड मिला है। मनोरमा कश्यप, केजी सुब्रमण्यम, अंजलि जी, केजी सुब्रमण्यम, रागिनी, केजी सुब्रमण्यम, वेरी गुड। ठीक, पुरस्कार 1956 आपका नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड। फिर आपका आता है 1971 में, इनको मिला था पद्मश्री। पद्मश्री। इसी के 8 साल बाद 1979 अबंदगन। पुरस्कार 2004 में इनको ललित कला रत्न, ललित कला रत्न मिला था, और साथ में इनको अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मार्कर बहुत जल्दी लाइट हो रहे हैं। नाइनटीन 76 गढ़ी कला परिषद का स्थापना कब हुआ था? में गढ़ी कलाकार परिषद में अवैतनिक, बिना किसी वेतन के, परिषद में अवैतनिक रूप से प्रथम निदेशक के
पद पर कार्य किया। अब देखिए इसमें सारे वर्ड्स बेकार हैं, सिर्फ इतना ही है 1976 में गढ़ी परिषद में शंको चौधरी कार्यरत रहे थे। अंजना जी, सुनील जी, वंदना जी, वेरी गुड। ठीक है, प्रथम निदेशक के पद पर कार्य किया, जो कि आपकी ये जो लाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। गढ़ी परिषद आपका स्थापना कब हुआ और उसके अवैतनिक प्रथम निदेशक का नाम क्या है। अब इसी के आगे यहाँ मेंशन कर लीजिए दार इस्लाम यूनिवर्सिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दार इस्लाम यूनिवर्सिटी में शिक्षक पद पर कार्यरत रहे, जो कि आपके तंजानिया। तंजानिया के अंतर्गत आता है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, आप अपना लिख लीजिएगा। तंजानिया के अंतर्गत आता है। मैसेज पे मैसेज। अब हम आते हैं, इनकी पत्नी के बारे में मैंने लिखा ही दिया था ना, इरा चौधरी। सबसे पहले भारत के आपके सबसे पहले ही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पत्थर को तराशा। ठीक है, हालांकि बलबीर कट्ट का भी नाम आता है, लेकिन दोनों है मूर्तिकार और उसमें उनकी वाइफ का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लतिका कट्ट एक ऐसी महिला कलाकार है जिन्होंने सर्वप्रथम बड़े बड़े पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, दोनों दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। भारत के प्रथम मूर्तिकार थे जिन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को तराशा। नाइनटीन 46 में भारतीय अखिल कांग्रेस के पांडालों भारतीय अखिल कांग्रेस कांग्रेस, ठीक है, मेरठ के पांडालों को सजाया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मूर्तिकार थे। ठीक है, एक नाम आता है स्टीवन वो, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा टफ है, स्टीवन वो इथी। ये एक मूर्तिकार थे जिनसे ये प्रभावित थे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए स्टीवन वो इथी। स्टीवन वो इथी। अब ये नहीं हमको पता कि ये कैसा नाम है। ठीक है, से प्रभावित थे। देखिए, जब मैं रेड मार्कर से लिख रही हूँ, अगर उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, दिखाई देगा। बहुत लाइट चल रहे हैं। टू 2001 एंड 2002 का जो सत्र था, कालिदास सम्मान मिला।
अब हम आते हैं इनके फिगर्स में। आज तो मैं सोची थी मैं 5 आर्टिस्ट कराऊंगी, लेकिन लग रहा हो नहीं पाए। महाराजा शिवाजी विश्वविद्यालय में भी ये टीचर थे, लिख लीजिएगा। MS आर्ट्स कॉलेज वडोदरा में भी शिक्षक रहे। थैंक यू। ये लाइन मिसिंग थी, लेकिन आप लोग को PDF में मिल जाता। अब हम आते हैं इनकी पेंटिंग्स में, ये शिल्प में। सिटेड फिगर, दिख रहा है ना? नेक्स्ट है आकृति, वुड पे बनाया है। महात्मा गांधी का आवास, महात्मा गांधी का आवास। एक इन्होंने बर्ड बनाया है, जो भी एक मेरी बुक है उसमें वो फिगर बना हुआ और बहुत अच्छे से, मतलब इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाया है, ठीक है, ब्रॉन्ज। ये आपके कंप्लीट है। बाकी आपका एक इसमें डक रह जाता है। ऐसे तो बहुत सारे आर्ट इन्होंने, मतलब वो स्कल्पचर्स आर्टिस्ट थे, तो भाई स्किल्प इन्होंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, जिसमें कि एक ये महात्मा गांधी, एक ये बर्ड, क्योंकि ये बुक्स में फिगर दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं इसी के बाद नेक्स्ट उसमें धनराज भगत। धनराज भगत की एक बहुत फेमस मूर्ति शिल्प है, घोड़े की नालबंदी, ठीक है, हॉर्स फैमिली। इनकी घोड़े की नालबंदी मैक्सिमम, जब से आपका टीजीटी पेपर स्टार्ट हुआ होगा 3 से 4 बार नेट में मैक्सिमम टाइम, या अदर स्टेट में भी ये पूछा गया है। तो इसका एक एक बंदा, जिस तरीके से आपके बंगाल के आर्टिस्ट, कोलकाता के आर्टिस्ट और ये शिल्पी चक्र है, इसका हर एक आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अभी आप पढ़ेंगे देवयानी कृष्ण। देवयानी कृष्ण वैसे नहीं पूछी जा सकती, लेकिन उनकी जो सीरीज है बम बम बोले, और क्या उनका एक जो एग्जीबिशन लगी हुई थी वो एक अंडर रूफ ऑफ गॉड के नाम से लगी हुई थी, ये एक नाम आ जाता है। क्या और कहाँ जो इनकी सीरीज है, मास्क के लिए ये बहुत फेमस थी, इन्होंने मुखौटा, मास्क, एलिफेंट मास्क, ये सारे चित्र बनाए हैं। ग्राफिक कला की आर्टिस्ट थी। तो इसके आगे आपके राम कुमार रामेश्वरम ब्रूटा। रामेश्वरम ब्रूटा भी इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इनकी गोरिल्ला सीरीज है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिनका एक पर्टिकुलर एक चीज है जिसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब आप देखेंगे, और इस टाइम पे क्या है कि आपके चाहे वो पेंटिंग्स हो और चाहे वो आपके स्कल्पचर्स हो, उसमें कहीं ना कहीं अब माध्यम भी पूछा जाने लगा है, और कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ संग्रहित है, ये भी पूछा जाने लगा है। तो आप ये समझिए कि जितना आपके आसपास प्लेटफॉर्म है चीजों को सर्च करने का, ठीक है, आपका जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, ये जो आपके क्वेश्चन पेपर को ना और अधिकतर मतलब इम्प्रूव कर रहा है, और समय के साथ साथ और ज्यादा इनहेंस कर रहा है। मतलब अभी तक ये रहता था क्रीमी लेयर, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो कि आपके इंटरनली बहुत डीप पूछे जा सकते हैं। डीप का मतलब आपके नेट से रिलेट कर जाएंगे, क्योंकि जब आर्टिस्ट या कोई टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है, जैसे मैं इनको भी देखती हूँ, उनके पास बहुत सारे सेट्स आते हैं पेपर बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं उसमें मैं भी देखती हूँ कि कैसे क्वेश्चन बना रहे। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा उस पर उंगली उठा सके। लेकिन आज के टाइम पे ये है कि जब तक कोई क्वेश्चन कोड जाएगा नहीं, तब तक उसकी आंसर सीरीज आएगी नहीं। तो ये एक अलग मैटर हो गया। लेकिन आप इन चीजों को बहुत बारीकी से देखिए कि किसी एक आर्टिस्ट में कुछ भी ऐसी लाइन ना छूटे जो आपसे
मतलब आपको लग रहा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी, कभी कहते हैं ना कि मन की बात सुन लेनी चाहिए, कि अगर थोड़ा सा भी मन कह रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, आप समझिए राजस्थान नहीं, हाँ राजस्थानी का ही है ना, दिलीप रंजन पहाड़ी का है, 14 चित्र। ये आज से कम इनको जॉब करे काफी टाइम हो गया, तब के नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक, जो क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन अब पूछा गया। तो आप ये, जब मैं इनके मतलब क्वेश्चन के बुक्स देखती हूँ जो इन्होंने वन वर्ड्स में लिखे हैं, और एक नहीं कम से कम दो दो रजिस्टर भरे हुए हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुक्स से मतलब लिखी गई हैं लेकिन हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। तो आपका कितना, जितना आप दूरदर्शिता को अपना सकते हो उतना इस पेपर में जान डाल के बैठ जाइए, क्योंकि 120 128 सीटें हैं, उसमें किसका भला होना है किसका नहीं पता नहीं। सीटें बढ़ती हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो जितना हो अपना बेस्ट दीजिए, बाकी आपका लक क्या साथ देता है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं धनराज भगत। इनका जन्म 1917 में हुआ था पंजाब में। ये मूर्तिकार हैं, घनवादी की श्रेणी में आते हैं। इनका एक बांसुरी वादक चित्र है और शिवा डांस है। बांसुरी वादक इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि बांसुरी वादक फेमस तो है, लेकिन अमरनाथ सहगल का भी जो बांसुरी वादक है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये दो चीजें देखिए, दो चीजें यहाँ मिली, बांसुरी वादक अमरनाथ सहगल के द्वारा भी बनाया गया है और आपके धनराज भगत के द्वारा भी बनाया गया। तो अगर आप उसी जगह साथी में मेंशन कर लेंगे ना तो आपको याद रहेगा। अब हम आएंगे धनराज भगत। धनराज भगत मूर्तिकार, बस ये लास्ट हैं आर्टिस्ट। देवयानी कृष्ण वगैरह कल कराऊंगी। पंजाब, रेस्क्यू शायद 1988 है। 8। शिक्षा, मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने लाहौर आर्ट कॉलेज से। अवार्ड या पुरस्कार, 1961 नेशनल अवार्ड। कुछ ऐसा लगता है जब मैं इधर आती हूँ तो वो जूम हो जाता है ना, कुछ थोड़ा सा डिफर करता है ना पिक्चर। नेक्स्ट है 6977, 1969 साहित्य कला परिषद। साहित्य कला परिषद, इनके एक भी अवार्ड मत याद करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 1977 में मेयो आर्ट कॉलेज में शिक्षक रहे। फिर इसके बाद ये दिल्ली आर्ट्स कॉलेज, दिल्ली आर्ट कॉलेज में भी शिक्षक रहे। यह एक घनवादी मूर्तिकार थे। है कहाँ? अब हम इनके आते हैं शिल्प में।
द लाफिंग मोनार्क, शिवा डांसिंग पीओपी में, किसी का माइक ऑन है क्या? आवाज आने लगती है कुछ आप लोग को महसूस हुआ किसी की आवाज आ रही थी नहीं आ रही थी? शिवा डांसिंग पीओपी, महाकाल एज यूजुअल पीओपी, घोड़े की नालबंदी, ये चित्र जरूर देखिएगा। घोड़े की नालबंदी जो चित्र है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि एक घोड़ा का पैर ऊपर उठा के उसके खुद को मतलब जैसे मेंटेन करते हैं ये लोग नेल्स वगैरह जो भी उसका चित्र कह रही सॉरी जो स्कल्पचर बना है वो बहुत अच्छा बना है। घोड़े की नाल बंदी, ये महाकाल, शिवा डांसिंग, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक इनका है द किस, ये मे बी वुड पे है। हाँ वुड, इसके बाद यहाँ लिखा देंगे। ठीक है, बांसुरी वादक, बांसुरी वादक, ये आपका आता है कॉपर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पिरिट ऑफ वर्क, स्पिरिट ऑफ वर्क, संगीतज्ञ यानी म्यूजिशियन, फैमिली, हॉर्स फैमिली, हॉर्स फैमिली हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया ब्राइड, ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं जिसमें कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बांसुरी वादक, यहाँ पे अगर आप चाहो तो छोटा सा आप लिख सकते हो कि अमरनाथ सहगल का भी है ये। ठीक है, बांसुरी वादक अमरनाथ सहगल का भी इंक्लूड है। लाफिंग मोनार्क भी पूछा गया जिसमें कि ये 4 जरूरी पूछे गए हैं। अब इनका नेट में ये आया था कि महाकाल का माध्यम क्या है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्ट जो फेमस है उनका माध्यम भी कोशिश करिएगा लर्न करने के लिए। ये धनराज भगत भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक इनका जब डेथ हुआ था तो चंडीगढ़ में भी, पंजाब के उधर आपका जो भी एरिया है आप समझिए कि वर्तमान में ये पाकिस्तान के उसमें होगा, लाहौर वाले में, तो वहां चंडीगढ़ इनकी डेथ के बाद चंडीगढ़ महाविद्यालय ने अपने परिसर में इनकी ये जो मतलब एक परिसर के अंतर्गत इनकी जो चीजें होंगी उनको संजो कर रखने का कार्य किया था। तो वहां पर इनकी कुछ चीजें, कुछ अवशेष वगैरह जो इनके पेंटिंग्स के ये स्कल्पचर के होंगे, कुछ स्कल्पचर वहां भी संग्रहित करके रखे गए हैं। यहाँ पे ये लाइन ऐड कर लीजिए, मैं शॉर्ट में लिखा दे रही हूँ। इनकी मृत्यु के बाद इनकी स्मृति संजोने के लिए चंडीगढ़ परिसर, चंडीगढ़ महाविद्यालय परिसर में
एक स्कल्पचर और बनाया गया। ये एक नई लाइन मुझे मिली थी जो मैंने लिख ली है, जब आप लोग को पीडीएफ मिलेगा तो उसमें ये लाइन मेंशन है। ठीक है, धनराज भगत का सेशन खत्म होता है। अब टाइम एग्जैक्टली हो गया है, 8:30 हो गया है। ठीक है, अब कल मैं देवयानी कृष्ण, और कल कोशिश करूंगी ये मैं ग्रुप पूरा का पूरा खत्म कर दूं। रामेश्वरम रूटा लास्ट है, और ये इसके बाद एक ग्रुप और बचेगा 1890 वाला। ठीक है,